और अब कसम संविधान की। मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, क्योंकि 24 में चुनाव है, बस उसी वजह से सारा तनाव है। मणिपुर से लेकर हरियाणा तक, सड़क से लेकर संसद तक और एनडीए से लेकर INDIA तक इस वक्त जो हो रहा है 24 के हिसाब से हो रहा है। प्रधानमंत्री आज एनडीए के सांसदों की सेकेंड राउंड की मीटिंग कर रहे हैं। उधर INDIA इंडिया अलायंस सरकार को संसद में घेरने के साथ अपनी तीसरी बैठक की तैयारी में लगा है। कोशिश में है कि मजबूरी के साथ ही रहें। इसे मजबूरी का गठबंधन मैं नहीं कह रहा, खुद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। राजनीति में इतना साफ साफ कम लोग बोलते हैं जैसे आज अधीर रंजन चौधरी बोल गए। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ बने 26 दलों के इंडिया अलायंस पर खुद अधीर रंजन ने माना कि ये गठबंधन में जरूरी से ज्यादा मजबूरी है। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। कॉम्प्रोमाइज और मजबूरी जरूर है। ये तो पॉलिटिक्स की नियमों के अंदर होते हैं। अधीर दादा कहते हैं कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी में एक और उदाहरण दिया जिसमें मोदी के सामने 26 पार्टियों को छोटी मछली मान लिया। समुद्र में आप देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए, क्योंकि तीमी को ये लगे कि एकजुट होने से ये इसका भी ताकत बढ़ जाएगी। बहरहाल छोटी मछलियों ने आज भी मणिपुर के मुद्दे पर शोर मचाया और संसद 10वें दिन भी नहीं चल पाई। शोर पिछले 9 दिन की तरह सेलेक्टिव था, जिसमें इंडिया अलायंस दिल्ली के सर्विस बिल पर तो चर्चा के लिए तैयार था, क्योंकि केजरीवाल से बनाकर रखनी है, लेकिन दूसरे मुद्दों और दूसरे अहम बिलों पर नहीं। शर्त यही है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, पहले पीएम मणिपुर पर बोले। सरकार नहीं चाहते थे चर्चा, भाजपा के लोग खड़े होके डिस्टर्बेंस करने की कोशिश में थे। जब चेयरमैन ये सभापति ने कहा कि ठीक है कल तक छोड़ेंगे, मतलब था कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन है, ये विपक्ष की डिसरप्शन नहीं है। कितना घंटा तक वो चर्चा करना चाहते हैं, उतना चर्चा करने के लिए जब भारत सरकार तैयार है और स्वयं गृह मंत्री जो उधर होके आए वो रिप्लाई देने के लिए, इनका प्रॉब्लम क्या है यही मैं समझ नहीं आ रहा हूँ। इंडिया अलायंस के 31 सांसद आज राष्ट्रपति से भी मिलाए, शिकायत करके आए कि मणिपुर में बुरे हालात हैं और सरकार है कि न बोल रही है और न बोलने दे रही है। इस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार। ये बात और है कि शोर शराबे में सरकार अपना काम नहीं रुकने दे रही। सरकार लोकसभा से 7 बिल पास करा चुकी है और राज्यसभा से 1 बिल पास हो गया है। इन सब के बीच एक डेवलपमेंट और हुआ, वो ये कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में माफी मांगने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि कोई गलती नहीं की तो माफी किस बात की। ये भी कहा कि ये अहंकार नहीं है। 2019 साल में कर्नाटक में कुछ बोले थे और कर्नाटक को छोड़ के केस हुआ गुजरात में, और केस कर रहे हैं कौन? बीजेपी के MLA। 2-4 तो यहाँ हो गए। तो इसी पर बात करें, कई सारी बात है। आज अधीर रंजन चौधरी मान गए कि मजबूरी का गठबंधन है। दूसरा, संसद नहीं चल रही है, सरकार अपने काम करवाती जा रही है। विपक्ष जो है प्रधानमंत्री से मणिपुर पर चर्चा की मांग तो कर रहा है, लेकिन ना संसद में सुना जा रहा है और ना ही सरकार इस बात को सुनने को राजी है। तो 24 में चुनाव है, इसीलिए क्या यह तनाव है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ शहजाद पूनावाला जी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ है। मैं दोनों से विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि आप दोनों बहुत शानदार, जानदार और वजनदार प्रवक्ता हैं, तो प्लीज दोनों एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। और शुरुआत सुप्रिया जी मैं आपसे करता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है, तो क्या इंडिया अलायंस मजबूरी का अलायंस INDIA? नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई भी किया है। और मुझे लगता है उनका एक स्टेटमेंट 4 दिन बाद ढूंढकर उस पर डिबेट करना आपका भी समय बर्बाद करता है, मेरा भी समय बर्बाद करता है, इस देश का भी समय बर्बाद करता है। आज मजबूरी आपकी क्या है, मजबूरी भाजपा की क्या है कि आपके देश को I.N.D.I.A कहा जाएगा। आज इंडिया कहने में शर्म आ रही है, इस देश का नाम किसी और नाम से लेने में शर्म आ रही है। इस देश का नाम इंडिया नहीं है, इस देश का नाम भारत नहीं है, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश को हम अपनी मातृभूमि, इस देश को हम अपनी सरजमी नहीं कहते हैं।
आप अपनी माँ को मैया कहिए, मम्मा कहिए, मम्मी कहिए, अम्मा कहिए, माँ कहिए, किसी भी नाम से बुलाइए, क्या आपके दिल में उनका सम्मान और प्यार कम हो जाता है? और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, आपने तो जब 38 लोगों का कुनबा भी बनाया तो एनडीए का नाम नवीनीकरण करके न्यू इंडिया डेवलप्ड नेशन रखा। क्यों इंडिया रखा आपने? आज आपको इंडिया बोलने में तकलीफ है। टीवी चैनल्स को निर्देश दिए गए I.N.D. ऐसे दिखाओ, अपने सांसदों को कहा गया इंडिया बिल्कुल मत बोलो। तो मैं पूछना चाहती हूं, इंडिया से क्या आपत्ति है, इंडिया से क्या दिक्कत है, इंडिया से क्या चिढ़ है? और उसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूं, नाम से चिढ़ नहीं है। असलियत तो यह है कि अगर इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री इस देश का नाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष खड़ा कर देता है, इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष, तो वो वाकई में हमारा सिर झुक जाने वाला दिन है। ये गलत हुआ है, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये टूल किट लगाकर गलत किया, यही काम सब लोग कर रहे हैं। और अंत में मैं आपसे एक बात और कहती हूं दीपक जी, क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। 1983 मेरे बड़े लोगों ने देखा था, 2011 का वर्ल्ड कप मैंने देखा और महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का भी देखा और भारत विश्व चैंपियन बन गया। और मुझे याद है कि कोई कहीं पर भी था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखों से आंसू झरने लगे थे। और हर व्यक्ति इस देश में आवाज गूंज रही थी इंडिया इंडिया की। तो जब आप इंडियन नेवी को देखते हैं, इंडियन आर्मी को देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं, इंडियन टीम को देखते हैं, टीम इंडिया को देखते हैं, तो आपके मन में इंडियन मुजाहिदीन आता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के मन में वो आता है। आपके मन में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इस देश के प्रधानमंत्री के मन में आती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूं। मुझे लगता है कि इस देश में आप जिसको शोर शराबा कह रहे हैं, वो सदन में सरकार के भागने का संकेत है। वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद बड़े बड़े कानून जो गलत बना रही है सरकार, उसका संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी को बहस में भाग लेना चाहिए, बहस से भागना नहीं चाहिए। बहस 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर है, यह उनकी कर्तव्य बोधता भी है और उनका राजधर्म भी है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी बताइए, इंडिया से आपको दिक्कत है? इंडिया की तुलना आप इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, आतंकी संगठन से। ये सेको को ठीक करा दीजिए, इको ठीक कर दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी या भाषा में गड़बड़ नहीं है, भावना में गड़बड़ है। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी जी ने कि हम मजबूरी में जो एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते, वो आज साथ आ रहे हैं क्योंकि मोदी को रोकना है, मोदी के किए गए कामों को रोकना है, इसीलिए अकेले तो हो नहीं पाएगा, इसलिए एक साथ आना है। और मजबूरी देखिए किस प्रकार की है कि यही सुप्रिया श्रीनेत जी थी जिन्होंने चीख चीख कर आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली में लगाए थे कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं, परंतु आज वही सुप्रिया श्रीनेत उनकी तरफदारी कर रही है। गजब की मजबूरी यह है कि एक तरफ तो ये इनका तथाकथित गठबंधन एक अविश्वास प्रस्ताव लाता है और इसी गठबंधन के भीष्म पितामह शरद पवार पुणे मेरी धरती पर वहीं पर लोकमान्य तिलक अवार्ड विश्वास के साथ सम्मानित रूप से देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस प्रकार की मजबूरी है कि यही अधीर रंजन चौधरी जो उत्कृष्ट हिंदी में तृणमूल कांग्रेस को तानाशाही कहते हैं, बंगाल में 50 लोगों से ज्यादा की हत्या करने के लिए उन्हीं के साथ बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ का अभियान चलाते हैं। मजबूरी तो इस प्रकार की है मान्यवर कि जिसको आज बाजवा साहब पंजाब में कहते हैं कि ये खालिस्तानियों के साथ है आम आदमी पार्टी, उसी के साथ आज सुप्रिया श्रीनेत है और बात करती है इंडिया की। गजब की मजबूरी है कि जिस केरला में लेफ्ट पार्टीज को ये तानाशाह कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार कर दिया, उनको वो एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो मजबूरी इनकी है, पर देश की जनता मजबूती चाहती है और मजबूत पीएम कौन है ये देश की जनता भली भांति जानती है। दूसरी बात देखिए, अखिलेश यादव जी से पूछा गया, मजबूरी है, उनसे पूछा गया कि आपका नेता कौन होगा, तो उन्होंने क्या कहा, पुराना पीएम भी मिलेगा, नया भी मिलेगा, महिला भी मिलेगी, फलाना भी मिलेगा, ढिमकाना भी मिलेगा, जैसे कि मानो होलसेल लगा हुआ है प्रधानमंत्रियों का। पर एक बात उन्होंने नहीं कही, मजबूरी है नहीं कह सकते, ईमानदार पीएम नहीं कहा कि इनके यहां मिलेगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ईमानदार पीएम अगर देखना है तो वो कहीं और ही मिलेगा, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और तीसरी मजबूरी देखें, गजब की मजबूरी है। अब सुप्रिया जी, पहले तो मैं आपसे बता दूं कि आप कहती है कि I.N.D.I.A को आप इंडिया क्यों नहीं बोलते? अरे मान्यवर, आप मुझे बताइए कि INC आपके पार्टी का एब्रीविएशन है, INC
क्या आप उसको इंक बोलते हैं क्या? यदि आप उसको इंक बोलते हैं तो मैं इस अब्रिविएशन को भी इंडिया बोल दूंगा। यदि आप आईएनसी को कांग्रेस बोलती हैं पर इंक नहीं बोलती है तो मैं इसको इंडिया क्यों कहूंगा? और चलिए नाम तो कुछ भी हो जाए, इन्होंने सही कहा, मम्मी बोले, अम्मी बोले, मां बोले, मातृ बोले, जो भी बोले, नाम से कुछ नहीं होता, चरित्र तो वही रहता है। और मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, चरित्र क्या है आपका? इंडिया वाला चरित्र है। बताइए सुप्रिया जी, 3-4 दिन पहले आईयूएमएल के लोगों ने भारत माता की संतान हिंदू समुदाय के खिलाफ उनको लटकाने की और जान से मार देने के जेनोसाइडल कॉल किया था। उसको आज तक आपने आईयूएमएल को रखा है, उसको सेकुलर राहुल गांधी कहते हैं। क्या स्टैंड है आपका इस पर? बताइए एक बार। आप ही ने कहा था ना कि आप सो कॉल्ड इंडिया आपके चरित्र में भी है, तो आप बताइए कि सो कॉल्ड इंडिया का चरित्र है तो सिमी और पीएफआई को बचाव करने वाले कौन थे? यही लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। यही समाजवादी पार्टी जो आपका हिस्सा है, उसके नेता अबू आजमी वंदे मातरम कहने से बोलते हैं कि नहीं मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, ये एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया है। आप ही के नेताओं ने कहा है कि देखिए हम जो है 26/11 को पाकिस्तान की नहीं भारत की साजिश मानते हैं, ये एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया है। पुलवामा पर 4 दिन पहले ममता दीदी ने सवाल उठाए थे और कहा कि पुलवामा तो फेक था, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, ये एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया। और बाकी सब छोड़ दीजिए। आज सुप्रिया जी अगर मजबूरी नहीं, एक लास्ट वाक्य, मजबूरी नहीं है तो बता दीजिए सुप्रिया जी, कौन सही कौन गलत? सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। एक ही परिवार की पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। अब सुप्रिया जी आप मजबूर नहीं है, मजबूत है, तो बताइए कि केजरीवाल सोनिया जी के विषय में गलत बोल रहे थे और संजय सिंह जी आपके विषय में गलत बोल रहे थे। अगर ये सही व्याख्या नहीं है तो बता दीजिए। ठीक है सुप्रिया जी, आपका जवाब थोड़ा छोटे छोटे जवाब रखिए, आप दोनों समझदार प्रवक्ता हैं, आपको पता है कैसे डिबेट होती है। नहीं, पहले बोलने से, मेरे बोलने से पहले इस देश के प्रधानमंत्री की आवाज भी इस देश में गूंजनी चाहिए। 3,500 करोड़ रुपए विज्ञापन के खर्चा करके गूंजते हैं, थोड़ा मैं भी उनका विज्ञापन कर देती हूं। मुझे बता दीजिए ये किसकी आवाज है, किसके बारे में कह रहे हैं? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सवाल तो मोदी जी पूछ रहे हैं। मणिपुर बर्बाद कर दिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की आपकी सरकार है, पूरा विपक्ष आपसे सवाल पूछना चाहता है, भागे भागे फिर रहे, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी खाड़ी, कभी इजिप्ट। अरे आइए अपने सदन में, यूएस कांग्रेस में बोलने के लिए उछल रहे थे, इतने उत्साहित थे, अपने सदन में बोलने के लिए भाग रहे हैं मोदी जी। हमने प्रधानमंत्री को क्यों चुना है? कि वो ज्वलंत मुद्दों पर आए और चर्चा करे, इसलिए थोड़ी चुना है कि कभी यूएस प्रेसिडेंट को कोई गिफ्ट दे, कभी कहीं कोई गलबैया करे, कभी किसी से गले लगा ले। प्रधानमंत्री इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर देश प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। 78 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते, अगर वो भयावह वीडियो ना आता तो शायद फिर भी चुप्पी ना तोड़ते। क्या वो, क्या उनकी महिला मंत्री, क्या उनका महिला आयोग? 4-4 बार वहां पर अमित शाह जी 4 दिन रहकर आ गए, उनको पता ही नहीं चला इसके बारे में। ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, मणिपुर का सीएम ही गायब था, उससे उनसे क्या चर्चा हो जाए? तो मैं कुछ यहां पे तथ्य रखना चाहती हूं, क्योंकि तथ्यों से परे दुनिया नहीं होती है। शाम को मोदी जी क्या कहते हैं? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अजीत पवार ने। काहे गले लगा लिया सुबह सुबह और उनके साथ मिलकर सरकार बना ली? ये मजबूती है, ये मजबूरी है, ये भ्रष्टाचार है, ये हिपोक्रेसी है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। वही पाखंड हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ किया, नारायण राणे के साथ किया, येदियुरप्पा के, लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है। आपकी जो वॉशिंग मशीन में लोग धुलकर निकलते हैं वो कोई गंगा जल थोड़ी है जिसमें पाक साफ हो जाते हैं। ये आपका पाखंड और आपका दोष दिखाता है। यहां पर बोला गया मजबूत है नरेंद्र मोदी जी, इतने मजबूत है कि 1 महीने पहले तक सीना ठोक के बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, फिर 38 की जरूरत पड़ गई। उस 38 में 24 का शून्य सांसद है, 7 का 1 है, 2 के 2 है, 9 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट की हैं। मैं देखूंगी मणिपुर की चर्चा में वो क्या करते हैं और कैसा करारा तमाचा मारते हैं। आप इंडिया का नाम मत लीजिए, आप बात मत बताइए सैफुल्ला की, बात मत बताइए आसिया अंद्राबी की, मत बताइए कि आपने मसूद अजहर को छोड़ा और उसने 26/11 जैसा आतंकी हमला करा। आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए,
अपने विधायक की तो सुनिएगा। आपका मणिपुर का विधायक कह रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। आपका एक मणिपुर का विधायक, और दुर्भाग्य है, मैं ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूं, लेकिन वो लकवा से ग्रसित है क्योंकि हिंसा में घायल हो गए थे। वो कहते हैं राज्य प्रायोजित हिंसा है। राज्यपाल कह रही है राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भयावह त्रासदी है, मैंने ऊपर के लोगों को बता दिया। किसी की मत सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस के नियंत्रण में कुछ नहीं है। पुलिस रिपोर्ट करती है चीफ मिनिस्टर को। आज बीरेन्द्र सिंह को राजधर्म कौन समझाएगा? 2002 में तो मोदी जी को अटल जी ने समझाया था। बीरेन्द्र सिंह अपने पद पर बना हुआ है। इससे बड़ा कलंक हमारे देश के प्रधानमंत्री के माथे पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। क्योंकि मणिपुर की हिंसा, मणिपुर की चिंगारी, मणिपुर की आग आज मिजोरम में पहुंच रही है, आज मेघालय में पहुंच रही है, और इनके यहां बोलने वाला कोई नहीं है। लच्छेदार बातें करके, वॉट अबाउटरी कर आप इस देश के 3 महीने से जलते हुए हिस्से पर जवाब देने से भाग नहीं सकते। शहजाद जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए। बोलते थे ना, चर्चा करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? उनकी सरकार, बताइए मुझे। देखिए, बिल्कुल सही कहा। पहले तो ये कोई वॉट अबाउटरी का विषय नहीं है, परंतु सुप्रिया जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। कम से कम वो ये मानेगी कि व्हाट इज सॉस फॉर द गूस विल बी सॉस फॉर द गैंडर। मतलब कि दोनों स्थितियों में सेम पैमाना अपनाने का काम। वो निष्पक्ष पत्रकार भी थी एक समय पर, तो उन्होंने किया होगा अपनी पत्रकारिता में। अब उन्होंने एक एमएलए को कोट किया, तो बिल्कुल चलिए, उन्होंने एमएलए को कोट किया, हम तो पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार है। परंतु उनकी एमएलए कहती है दिव्या मदेरणा कि 3 साल से महेश जोशी के बेटे पर रेप का चार्ज अभी तक किया नहीं गया है। अब बताइए कि अपने एमएलए के इस विषय पर क्या बोलेंगे? अभी वही दिव्या मदेरणा ने कहा कि बाकी महिलाओं का तो छोड़ दीजिए, मैं खुद असुरक्षित हूं राजस्थान में। चलिए वो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता किसी भी राज्य में यह घटनाक्रम हुई होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से ये राजस्थान के सिटिंग मंत्री अपनी ही विधानसभा में देश की नहीं राजस्थान की महिलाओं की चर्चा करना चाह रहे थे, अगले दिन उनको मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया। मैं तो कह रहा हूं उधर चर्चा हो जाने देते अगर आपको महिलाओं की सुरक्षा की इतनी चिंता थी। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही दिन में 15-15 घटनाएं हो रही है। मान्यवर, एक आखिरी घटना 2 महिलाओं के साथ हुई अजमेर में। 3 दिन हो गए, अपराधी पकड़े नहीं गए। कैसे पकड़े जाएंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं 50% केस तो फेक होते हैं। शांति धारीवाल इनके कॉलीग है, कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होता रहेगा, नंबर 1 तो बनेगा राजस्थान बलात्कार में। चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को। ये कहती है कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। दीपक जी, आपको पता होगा ये बजट सेशन का है। बजट सेशन में जब ये कोई मुद्दे नहीं थे, प्रधानमंत्री थैंक्स मोशन पर जवाब दे रहे थे राष्ट्रपति के, आज उनको बोलने ही नहीं दिया गया, केवल चिल्ला पुकार किया गया। क्या ये प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं 267 के रूल में। बहुत अच्छी बात है, 267 का रूल मैं लेकर आया हूं। बताइए दीपक जी, इसमें कहां प्रावधान है कि सरकार इस डिबेट को ओपन करेगी यदि 267 में चर्चा हो जाए? और आखिरकार इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि बाकी सब छोड़ दो, नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। तो हमने बोला चलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कर देंगे, उसके हिसाब से जब हमारा नंबर आएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। हम तो कह रहे अब तो चर्चा हो जाने दीजिए, पर अब भी पार्लियामेंट कौन नहीं चलने दे रहा है इससे साफ स्पष्ट है। और दूसरी बात, मैंने इनसे स्पेसिफिकली पूछा, IUML के द्वारा दी गई हिंदुओं को जेनोसाइड की कॉल, क्या यह सेकुलर है, क्या यह प्रो इंडिया है? इस पर एक को जवाब नहीं आया। 26/11 पर सवाल उठाने वाले, क्या ये प्रो इंडिया एंटी इंडिया? एक को जवाब नहीं आया। वंदे मातरम का विरोध करने वाले, एक को जवाब नहीं आया। और देखिए, बात करते हैं ये अभी उन्होंने बात की वॉशिंग मशीन की। सुप्रिया जी, वॉशिंग मशीन तो ठीक है, राजनीति में धोबी घाट किसने शुरू किया है वो तो सबने देखा है कि उद्धव जी ने वोट लिया मोदी जी के नाम पर, वोट लिया फडणवीस जी के नाम पर, पूरी पार्टी को उठाकर आप ले गए। उस पार्टी को जिसके संस्थापक बाला साहेब ठाकरे जी का मैं ऑडियो नहीं सुनाना चाहता हूं, पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग डैश डैश है और कांग्रेस के साथ चाहे जो हो जाए, मेरी दुकान बंद हो जाए, पर मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कि धोबी घाट वाले किसी और को वॉशिंग मशीन ना बोले। ठीक है सुप्रिया जी, मेरा सवाल है, देखिए सत्ता आपको भी चाहिए, सत्ता इनको भी चाहिए, और सत्ता के लिए आप लोग सब कुछ करते हैं, ये बात तो सब आप एग्री करेंगे ना। मैं दोनों पार्टियों को कह रहा हूं, पर आप ये भी बताइए ना कि जब आपको कन्वीनियंस होता है आप किसी को तोड़ फोड़ लेते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे का, जब इनको कन्वीनियंस होता है तो ये किसी को तोड़ लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन और धोबी घाट तो दोनों के पास है ना। नहीं, आपका क्वेश्चन बेमानी है। आपका क्वेश्चन इसलिए बेमानी है क्योंकि 2014 से 2023 तक 4 गुना इंक्रीज हुए ईडी के केसेस और 95% केसेस विपक्ष के खिलाफ है।
और जो इनके साथ शामिल हो जाता है वहां पर केस बंद हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन का जो धरातल है वो गलत है, आपका क्वेश्चन बेमानी है, क्योंकि एजेंसीज का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग। अरे भैया, ये राजस्थान की बात करेंगे, जिसके हवाला दे रहे वही कह रहा था इतना पैसा बीजेपी ने ऑफर किया और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेकर कहा था कि जिंदगी भर हेलीकॉप्टर पर घूमते। ये मेरे नहीं, ये उनके वक्तव्य थे। असलियत देखिए, एक बात की ये, और मैं डायरेक्ट बात करती हूं, असलियत ये है कि जो लोग इस देश का नाम लेने से कतराते हैं, इंडिया की विभत्सता कर रहे हैं, इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन के साथ ले रहे हैं, उनसे क्या चर्चा की जा सकती है? उनकी क्या नैतिकता है? उनकी क्या मर्यादा है? इस देश की तुलना एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसको समकक्ष खड़े कर देना गुलामी के प्रतीक पर, इससे क्या बहस करी जाए? इसकी सिर्फ एक सच्चाई है, और सच्चाई यह है कि जब असेंबली में, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में यह चर्चा हो रही थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया भी बोला जाएगा और हम भारत के लोग भी बोला जाएगा, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसका हिस्सा थे। इसको अमेंडमेंट को मूव भी सरदार पटेल ने किया था, ये जो ड्राफ्ट था, तब ये क्यों चुप रहे थे भाई? असलियत ये है कि आप किसी को किसी नाम से बुलाइए, लेकिन देश के साथ वादा खिलाफी आप आजादी के पहले भी करेंगे, अंग्रेजों के गुलाम बने रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे, उनकी पेंशन पर रहेंगे, उनके दिए हुए घर पे रहेंगे, और आजादी के बाद भी वादा खिलाफी करेंगे, हमारे देश का नाम विभत्स बनाकर, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं। इंडिया, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है, उनके आंसू पोंछ रहा है। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज पूरी दुनिया में जाएगा, मणिपुर जाने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री हर जगह जाकर बात करेंगे, मणिपुर पर 36 सेकंड बोलते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, सदन में आने से कतराते हैं। क्या डर है? क्यों नहीं आके सदन में बात करते हैं? 267 से क्यों भाग रहे हैं? और क्या 3 महीने से जलते हुए मणिपुर के पास इस सदन के लिए मात्र 2.5 घंटे हैं 176 के अंतर्गत? इतनी 31 लोग, 31 पार्टियां आज गई थी मिलने। क्या उन 31 पार्टियों को बोलने का हक नहीं है मणिपुर पर? क्या 2.5 घंटे में आप रफा दफा करा देना चाहते हैं? और ये कोई ड्राइंग रूम की चर्चा है? अरे शुरू तो करो, कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन है क्या कि शुरू तो करो? ये संविधान से चलने वाला सदन है और वहां पर बहस भी ऐसे ही होती है। वैसे आपने मेरे सवाल को बेमानी का, आप कह सकती हैं, आपका पूरा अधिकार है। थोड़ा बहुत जर्नलिज्म मैं आपसे भी सीख लूंगा। मैंने आपके सवाल का 2 टूक, देखिए अब मेरी बारी है। दीपक जी ये मत कीजिए, देकर ये भी कह दिया आपका सवाल निराधार है। मत कीजिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? डेमोक्रेसी में चर्चा ही सब कुछ है। मैं सबका जवाब देता हूं। सुप्रिया जी ने भी 2-3 पॉइंट कहे। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि हमने ईडी के एजेंसीज के माध्यम से इनके लोगों को हमारी तरफ कर दिया और इसीलिए इसको आप उनको धोबीघाट नहीं कह सकते। मैं सुप्रिया जी से अभी पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन को एक प्रकार से उसको स्वीकारा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टियों के पिटीशन को खारिज किया ईडी के ऊपर और कहा कि पॉलिटिकल लोगों को कोई हायर इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। इसको स्वीकारा है क्या सुप्रिया जी ने? इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 तलाक के कानून को पारित करने के लिए कहा था तो सुप्रीम कोर्ट को माना था क्या? इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके नेता गए थे बेल लेने, उनको डिस्चार्ज लेने गए थे नेशनल हेल्थ केस में, तो उनको रफा दफा कर दिया और कहा ट्रायल तो चलता रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को माना ना क्या? और राहुल गांधी तो परसों तक कहते थे ना सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी के कंट्रोल में है, आज सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ईडी के मामले में भी कोर्ट करिए। दूसरी बात, सुप्रिया जी अगेन, आपने तो पीसी की थी शराब घोटाले पे, मुझे याद है, बहुत अच्छी पीसी थी आपकी। आप ही ने तो मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई को सही बताया था और दिल्ली कांग्रेस ने तो पोस्टर चिपकाए थे ना ईडी की कार्रवाई पर कि बहुत सही कार्रवाई हुई। तो आज वो स्टैंड बदल गया है या सेम है, या ईडी आपके मामले में तो गलत कार्रवाई कर रही है परंतु मनीष सिसोदिया के मामले में सही कार्रवाई कर रही है? जरा आप सोच के बता दीजिएगा। तीसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि हम पेंशन लेते थे अंग्रेजों की। वाह भाई वाह। सुप्रिया जी, आपकी पार्टी 1885 में गठित हुई, किसने फॉर्म किया? एओयूम के बारे में मेरे पास कागज है, मैं आपको बताऊंगा। 3 से ज्यादा लोगों ने लिखित में लिखा है कि कैसे उस समय के वाइसरॉय से मिलकर उन्होंने चर्चा की कि एक सेफ्टी वाल्व बनाना है और उस एजुकेटेड क्लास इंडियंस के घुसपैठ करनी है, इसलिए कांग्रेस नामक सेफ्टी वाल्व बनानी है। चलिए छोड़ देते हैं। 1888 में आपका अध्यक्ष कौन था? 1889 में आपका अध्यक्ष कौन था? सरकार के खर्चे पर चलने वाले सेक्रेटरी और एमपी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। गजब है, गजब लड़ाई है कि जो अंग्रेजी हुकूमत के सेक्रेटरी है उनके साथ अध्यक्ष उनको बनाते हुए वही लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। गजब है। अच्छा चलिए आ जाते आखिरी बात पर। उन्होंने कहा
कि हम प्रेसिडेंट से मिलने गए थे। देखिए दीपक जी, एक तो बात अच्छी है कि प्रेसिडेंट से मिलने गए थे। इन्हीं के नेता ने एक समय पर उनको दुष्ट मानसिकता का और आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति कहा था। चलिए कम से कम आज उनके मन में सम्मान भाव आया। पर उन्होंने अभी क्या कहा कि हम तो चाहते हैं चर्चा। आपने 267 की मांग की, मैंने आपको बताया 267 में बताइए सरकार पहले कहां बात रख सकती है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं। आपने अब कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि आना चाहिए, आपकी बात को स्वीकारा गया है, तो अब पार्लियामेंट को हॉस्टेज करने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब साफ है कि जब उन्होंने मांगी थी चर्चा महंगाई पर, हमने बोला महंगाई पर चर्चा होने दो, रफाल पर चले गए, वहां पर मुंह की खानी पड़ी। जब ये कोविड पर चर्चा मांग रहे थे, हमने कहा कोविड पर चर्चा करो, पेगासस पर भाग गए, मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चर्चा चाहते ही नहीं है, इनका मकसद सूरत बदलना नहीं, केवल हंगामा खड़ा करना है। मेरे पास 16 मिनट बचे, मैं चाहूंगा एक मिनट में अपनी बातें दोनों आप लोग खत्म करें। मेरा सबसे पहला मुद्दा, राहुल गांधी जी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक एफिडेविट दिया और कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और ये मेरा अहंकार नहीं है। क्या कहेंगी सुप्रिया जी? ये तो मतलब लीगली तो मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन ये स्टेट राहुल गांधी जी का क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने चोर को चोर कहा है। ललित मोदी और नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है। इस देश के करोड़ों रुपए चूना लगाकर भाग गए। 9 साल से झुंझुना बजा रही है सरकार, लेकिन उनको वापस तो नहीं लेकर आ पाई। इन्हीं की नाक के नीचे से भागे विजय माल्या भी, इन्हीं की नाक के नीचे से मेहुल चोकसी भी, नीरव मोदी भी, सब इनके नीचे से भाग जाते हैं। ये किसी को पकड़ कर ही नहीं ला पाए। 44 करोड़ का हवाई जहाज भेज दिया मेहुल भाई के पीछे, मेहुल भाई ने ठेंगा दिखाया, वहां से भाग निकले और अब इंटरपोल की नोटिस ही विड्रॉ करा दी गई। तो दिक्कत की बात यह है कि दुनिया को झांसा देकर सरकारें नहीं चलाई जाती है। आप गलत को गलत कहने की कुवत नहीं रखेंगे तो ये आपको डराएंगे। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं। आप क्या कर लीजिएगा? आपने उनकी सदस्यता एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर ली, क्योंकि उन्होंने अडानी पर आपका पूरा पर्दाफाश करके रख दिया था। अडानी पर आपकी कलई खोल कर रख दी थी। अडानी पर बता दिया था कि कैसे महाघोटाले में आप शामिल हैं। 2 घंटा 40 मिनट प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा में बोले, राज्यसभा में भी बोले, पानी पीते रह गए, लेकिन अडानी का नहीं बोल पाए। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी को ये डरा नहीं पाते। आप क्या कीजिएगा? उनकी सदस्यता लीजिएगा, उनका घर छीन लीजिएगा, कर लीजिए ये सब। वो डरते नहीं, वो आपसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। मैं तो मोदी जी से कहती हूं, अरे लगाइए 2 टेलीप्रॉम्प्टर अगर उसके बिना नहीं बोल पा रहे हैं, और एक सांत्वना देती हूं, राहुल गांधी नहीं है सदन में, आइए थोड़ी हिम्मत दिखाइए, बोलिए, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। शहजाद पुनावाला, बताइए राहुल गांधी पर आप जानबूझकर हमला करते हैं? के अलावा कुछ नहीं किया है। षड्यंत्र के तहत आपने उनको फंसाया, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए दीपक जी, पिछले भाग में मुझे पूछा जा रहा था कि आप इंडिया क्यों नहीं बोलते। ये इनके अलायंस को मैं इंडिया इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक समय पर कहा था इंडिया इज इंदिरा, और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी। और अब दूसरी ओर राहुल गांधी ये परिचय देते हैं कि परिवार तंत्र ही लोकतंत्र है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कलीग पवन खेड़ा को 10 मिनट में राहत दे दे तब तो वो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, पर अगर इनको हर लेवल ऑफ कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, केवल चार्ज नहीं है, लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट ने किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, और अभी तक कोई राहत नहीं मिली, तो वो कहते हैं कि मैं तो कोर्ट की व्यवस्था से ऊपर हूं। मतलब परिवार तंत्र लोकतंत्र के ऊपर है और मुझे पूरा अधिकार है ओबीसी समाज को गाली देने का। तो इस प्रकार की मानसिकता और प्रवृत्ति होने के कारण ही इंडिया इज इंदिरा ये मानसिकता है। इसीलिए आज हम इनको नहीं मानते और आज ये यूपीए को भी इंडिया बुला रहे हैं। वैसे वो इंडिया नहीं है, वो यूपीए है। यूपीए का प्रोडक्ट लेवल सेम है और लेबल चेंज किया है। और बात की सुप्रिया जी ने अडानी की। अब देखिए अडानी के विषय पर 1 सेकंड 10 सेकंड और उन्होंने लंबी बात की अडानी के विषय पर। कर्नाटका के इनके मंत्री, अडानी के इन्वेस्टमेंट्स आए, हम तो तैयार है। अडानी का 1,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में। अडानी के साथ बैठे हुए हैं ममता दीदी भी, अडानी के साथ बैठे हुए हैं अशोक गहलोत और इनके राघव चड्ढा भी, अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी बैठे हुए। मैं इनसे पूछा था तो यदि अडानी पूरे करप्ट है तो शरद पवार के घर आए थे अडानी, बोले शरद पवार क्या हुए। और दूसरी बात, अडानी के प्रोजेक्ट्स आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब आपके सहयोगी की ही सरकार मान लीजिए, वहां पर कैंसिल क्यों नहीं किया? 10 सेकंड आपने 20 सेकंड बोलिया। सुप्रिया सिन्हा जी आपका जवाब। मेरा सबसे पहला जवाब तो यह है कि आप राहुल गांधी जी को कुछ भी कहते रहिए, एक बात का जवाब दे दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने की क्या बीमारी है मोदी जी को? अमेरिका गए थे 23 जून को, उन्होंने क्या कहा वहां पर अमेरिकी सदन में? हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बनता है।
1 महीने बाद सदन में उनकी सरकार ने फैक्ट चेक करके कह दिया 5 साल से ना एक IIT बना है, ना एक IIM बना है। झूठ का पर्दाफाश हो गया। तो मैं तो बच्चों को सिखाती हूं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चे कहते हैं देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलता है? क्या बीमारी है झूठ बोलने की? क्या बीमारी है लगातार झूठ बोलने की? प्रधानमंत्री मोदी को पैथोलॉजिकल लाइन की एक आदत है, जो झूठ बोलते हैं वो वाकई में डरते हैं। अगर आप डरते नहीं तो आप सीना ठोककर आंख में आंख डालकर बात करिए। आपकी ही सरकार आपका फैक्ट चेक कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार आपका फैक्ट चेक कर रही है। तो वो अलग बातें हैं। मेरा अपना मानना यह है कि प्रधानमंत्री भाग रहे हैं सदन से, प्रधानमंत्री आए, मणिपुर पर चर्चा करें और एक स्वर में हम मणिपुर को बोले कि ये पूरा देश इंडिया मणिपुर के साथ खड़ा है, उनके आंसू पूछेगा। 60,000 सुप्रिया जी मैं सिर्फ एक लाइन पूछना चाहता हूं। अडानी ने एक महा घोटाला किया है, वो राजस्थान में क्यों काम कर रहा है, वो छत्तीसगढ़ में क्यों काम कर रहा है? हाँ, बताऊंगी, इसका जवाब दूंगी, पहले अपनी बात खत्म करूंगी। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं मणिपुर में, जिसमें से 15,000 बच्चे हैं। वो स्कूल नहीं जा रहे, वो खेल कूद नहीं पा रहे। राहुल गांधी तो एक डिस्क्वालिफाइड MP है, वो जा सकते हैं मणिपुर, वो सारे समुदायों से मिल सकते हैं, वो उनके आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री का विमान फ्रांस, इजिप्ट, खाड़ी, अमेरिका हर जगह चला जाएगा, बस मणिपुर की ओर नहीं मुड़ेगा कि कहीं मणिपुर ना जाना पड़ जाए। ये बात ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है कि कैसे कभी राजनाथ सिंह के पीछे, कैसे कभी अमित शाह के पीछे चिपते। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, अडानी का बिजनेस कहां क्यों चल रहा है, इसका जवाब बहुत दो टूक जवाब है। अडानी को गोदी में बिठाकर लोगों का बिजनेस कनपटी पर गोली लगाकर बंद करवाकर जो NCLT के माध्यम से सरकार ने किया है वो घोटाला है। अडानी के लिए अपने पोर्ट और एयरपोर्ट और SEZ के कानून तब बदले गए जब आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और आपके नीति आयोग ने उसकी खिलाफत करी, वो घोटाला है। अडानी का घोटाला तब है जब अडानी को लेकर प्रधानमंत्री विश्व भर में जाते हैं और उनके आने के बाद अडानी को बांग्लादेश में, श्रीलंका में और इजराइल में प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको हटा दिया जाता है, इसलिए घोटाला है। L1 बिडर बने अडानी, जाए टेंडर में, मिले उनको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस एक व्यक्ति के लिए कानून बदला जाएगा। सुप्रिया जी, आपने इतने सारे इकोनॉमिक जर्नलिज्म किया है, खिलाफत कर मेरा एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, तभी तो कह मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, राजस्थान में अडानी जो कर रहा है ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कर रहा है ठीक है, इनके साथ जो कर रहा है गलत है? या तो अडानी ही गलत है जिसको आप दिन भर बोलते हैं, या मोदी जी गलत है? दीपक जी नहीं, दीपक जी मैंने क्योंकि थोड़ी बहुत दिनों इकोनॉमिक जर्नलिज्म किया तो थोड़ा सा समझती भी हूं बातों को, जैसा कि आपने उल्लेख किया। आपने भी बड़े दिन जर्नलिज्म किया है, क्या आप मेरी बात समझ नहीं पाए? आपने सुनी नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस एक व्यक्ति के लिए एयरपोर्ट का, SEZ का और पोर्ट का कानून तब बदला मोदी सरकार ने जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने लिखित में कहा था ये गलत है, इनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने चाहिए, ये घोटाला है। एक व्यक्ति के लिए NCLT के केसेस में 80% से 90% हेयर कट लेके, मतलब उसकी लोन माफी करके उनको ट्रांसफर कर देना गलत है। ऐसे केसेस जहां पर ED को बिठाकर केसेस ट्रांसफर अडानी को किए जा रहे हैं वो गलत है। अडानी को लेकर घूमना वो गलत है। अडानी एक उद्योगपति है, करे उद्योग। या तो आप मेरी बात समझ नहीं पाए, या आप समझ कर भी ना समझ बने, वो देश समझेगा, कोई बात ठीक है। शहजाद पूनावाला जी बताइए मुझे, आप क्यों अडानी को फेवर करते हैं, क्यों NCLT में की जाते हैं, ED के गल लगाते हैं और अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाते हैं, क्यों बताइए? इन्होंने कहा कि अडानी को बिना टेंडर प्रोजेक्ट्स कुछ मिले। आपको पता है कहां मिले हैं? 1600 एकड़ का सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार में। दिघी पोर्ट MVA की सरकार ने उनको दिया था बिना टेंडर के, अन्यथा उनको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बिना टेंडर के नहीं मिला। यही जगह पर बिना टेंडर के मिला है, बता दें। और अगर अडानी का ग्रुप मूलतः ही करप्ट है, उन्होंने कहा ना बीजेपी का है, बीजेपी लेकर गोद में घुमाती है, तो भाई फिर उसका प्रोजेक्ट राजस्थान में कैसे ठीक हो जाता है, उसका प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में कैसे ठीक हो जाएगा? अरे भाई, अगर कोई मूलतः ही करप्ट है, मूलतः ही उसकी कंपनी में 20,000 करोड़ का, जैसे राहुल गांधी ने बताया था, घोटाला है, हवाला पैसा है, शेल कंपनी वगैरह है, तो भाई उसका प्रोजेक्ट तो छत्तीसगढ़ में भी अवैध है, राजस्थान में भी अवैध है और महाराष्ट्र में भी अवैध है, हर जगह अवैध है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट अच्छे हैं और कुछ प्रोजेक्ट खराब है, कैसे हो सकता है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, SEZ कब दिया था अडानी को? 2004 से 14 की UPA की सरकार ने सबसे ज्यादा SEZ दिया था अडानी के ग्रुप को। तो बता दीजिए कि मनमोहन सिंह गलत थे? अच्छा, घोटाले की बात हुई है तो माफ करना
दीपक जी, ये देखकर ना लाल लाल हो जाते हैं लोग। इसको कहते हैं रेड डायरी ऑफ करप्शन। इसके आज कुछ काले पन्ने खोले हैं और इस काले पन्नों में क्या क्या दर्ज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार का ऐसा ट्रांजैक्शन है करप्शन का कि खुद उनके एमएलए भरत सिंह लिखकर कहते हैं कि अवैध खनन माफिया खुद खनन मंत्री कर रहा है। इन्हीं के आज भी जो विधायक है राजेंद्र गुड़ा, अभी भी निकाले नहीं गए कांग्रेस से, वो कहते हैं कि किस प्रकार से स्कैम हुआ है सरकार बचाने के समय। यही उनके मंत्री है डोटासरा, जब पूछते टीचर से ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम होता है तो उनके टीचर सामने जवाब देते हैं हाँ। और ये है सुरेश ढाका जो पेपर लीक माफिया में सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। उनको बचाने के लिए सोनिया गांधी सलमान खुर्शीद को भेजती है। राजस्थान पुलिस ढाका को नहीं पकड़ पाते, परंतु सलमान खुर्शीद उनकी वकालत करने पहुंच जाते हैं। गोपाल केसावत जो दूसरे मास्टरमाइंड है वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। तो बताइए, ये रेड डायरी ऑफ करप्शन में जो काले कारनामे हैं, अगर कोई छुपाने वाली बात नहीं है तो क्यों आपने उसको पटल में आने नहीं दिया? ठीक है, मुझे एक आखिरी सवाल और एक लास्ट बात। सुप्रिया जी, आईआईटी का आपने जिक्र किया। 2014 में इस देश में 9 आईआईटीज थी, 2022 आते आते 16 आईआईटीज हुई। अब आप ही गिन लीजिए कि हर साल लगभग एक आईआईटी खुली नहीं खुली। आंकड़ों को ट्विस्ट करना, झूठ बोलना और स्टेटमेंट को आधा लेना, क्या कोर्ट भी राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके उनको कन्विक्ट कर रही थी? राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई और कन्विक्ट हुए हैं तो कोर्ट के माध्यम से हुए। क्या भाजपा ने उनके स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया? ठीक है। मैं सुप्रिया जी, आपने बोला अधीर रंजन चौधरी जी हिंदी भाषी नहीं है। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी ये बातें हिंदी में कही हैं। उन्होंने कहा एक बड़ी मछली एक छोटी मछली। मैं सुनाता हूं, फिर आपका एक 30 सेकंड का स्टेटमेंट लूंगा। समुद्र में आप देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए, क्योंकि तीमी को ये लगे कि एकजुट होने से ये इसका भी ताकत बढ़ जाएगी। तो इंडिया को ये भी लगेगा अगले दिन कि ये नया इंडिया हमसे टकराने में काफी ताकतवर है। तो सुप्रिया जी देखिए, वो इतने अच्छी हिंदी में कहानी सुना रहे हैं कि एक बड़ी मछली है, कुछ छोटी मछलियां हैं, वो सब इकट्ठी हो गई हैं। अगर ये नैरेटिव होगा तो आप हो सकता है ये कहें कि आप जानबूझ के सवाल पूछ रहे हैं। पर मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप पत्रकार होती तो ये स्टेटमेंट में आप दिखा के आप सवाल पूछती ऐसे किसी शो में? नहीं, नैरेटिव की तो मैं बात करूंगी, लेकिन लाल रंग बोल के बड़ा गड़बड़ कर दिया प्रभु। क्योंकि लाल टमाटर 300 का है, लाल गैस का सिलेंडर 1200 का है। टमाटर 300 रुपए कहां पे है? दीपक जी फैक्ट चेक कराइए, टमाटर 300 रुपए कहां पर है? दीपक जी टमाटर 300 रुपए कहां पर है? सुप्रिया जी दिखा दे। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, टमाटर 300 रुपए कहां पर है? 300 रुपए कहां है? आ गए अपनी हैसियत पर, चिल्लाने लगे। नहीं, टमाटर 300 रुपए कहां पर है? दीपक जी एक सवाल मेरा इसी को सॉल्व कर दो। टमाटर 300 रुपए कहां है? तुम्हारे हर सवाल पर मैं बोलूंगी, आप तुम्हें जवाब नहीं देने दूंगी। फिर आप शांति से ये धमकी छोड़िए, टमाटर 300 का कहां है बताइए? अपने टर्न पर बोलना। टमाटर 300 का कहां है बताइए? लाल टमाटर 300, लाल गैस का सिलेंडर 1200, लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहनकर खाने की थाली छोड़कर चीन के राष्ट्रपति की जी हजूरी करने लगे। ये असलियत आपके लाल रंग की है। ठीक है, 74 एयरपोर्ट बनाए, 74 एयरपोर्ट बनाए, सदन में बताया गया। एक मिनट दीपक जी, बीच में मत बोलिए प्लीज, मुझे टोका गया। मेरा शो का टाइम खत्म हो रहा है सुप्रिया जी। सामने आई मात्र 11 नए एयरपोर्ट बने। आपके शो के टाइम में आप गलत सवाल पूछेगा और झूठ बोला जाएगा तो मैंने क्या गलत सवाल पूछा सुप्रिया जी? मुझे बताइए मैंने क्या गलत सवाल पूछा? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसे उनको भी टोकिए। मैं उनको भी टोकता हूँ मैडम। मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे सदन में? अरे सर जी, मुझे मैडम ना करिए, मेरी बात सुन लीजिए। इंडिया के आगे जो खड़ा होता है उसकी हार ही होती है। ये सुनकर भौचक्के रह गए और ये सुनकर पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। और ये सुप्रिया जी सिर्फ एक लाइन शहजादपुर वाला जी, मेरे पास वक्त नहीं है, खत्म हो चुका है। याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया की कभी हार नहीं होती है। मैं सिर्फ चाहता हूं सुप्रिया जी बता दे 300 रुपए टमाटर कहां मिल रहा है? इनके जो गली के फैक्ट चेकर बहुत फैक्ट चेक करते हैं, 300 रुपए टमाटर कहां है दिखा दो। 300 रुपए टमाटर कहां है दिखा दो। 300 रुपए टमाटर कहां है दिखा दो। 300 रुपए टमाटर कहां है? ये कभी मार्केट जाती नहीं है,
ये परिवारवाद की गोद में पैदा हुए व्यक्तियों को कोई चीज का अंदाजा नहीं। इनके फैक्ट चेकर करेक्ट कराएंगे इन्हें, ये मुझे उम्मीद है। 300 रुपए का टमाटर कहां बिक रहा है? ये कांग्रेस का करप्शन है, कांग्रेस का करप्शन और कांग्रेस की नवाबशाही मानसिकता यही है। 300 रुपए टमाटर मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। शहजाद जी और सुप्रिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।